So hello, good morning everyone. Today we will discuss about class 11th syllabus. यहाँ पर हम क्लास 11th के सिलेबस में देखेंगे कि आपको पूरा साल क्लास 11th का सिलेबस पढ़ना है बायोलॉजी का, ठीक है। तो उसको आपको किस तरीके से डील करना है, ठीक है। और देखते हुए ये भी देखा गया है कि जो अब एनसीईआरटी है उसके अंदर बहुत सारे चैप्टर हटा दिए गए हैं, कुछ चैप्टर हटा दिए गए हैं, कुछ नया ऐड भी किया गया है, ठीक है। तो आपको एक तरीके से ये सिलेबस मतलब ये आपकी एक तरीके से नींव रखेगा, मतलब कि आपको किस तरीके से चलना है पूरा साल भर, ठीक है। और जो बच्चे नीट की तैयारी कर रहे हैं उनको ये बेनिफिशियल भी होगा, ठीक है। देखिए, और जो स्कूल में पढ़ रहे हैं उनको तो होगा ही होगा, ठीक है। तो इसमें क्या है, जैसे कि आपके जो बायोलॉजी है ना, टोटल जो बायोलॉजी क्लास 11th प्लस क्लास 12th की मिलाती है, ठीक है। 11th प्लस क्लास 12th है ना, ठीक है। इसको मिला के बात करें तो आपकी 10 यूनिट दे रखे हैं, ठीक है। टोटल कितनी यूनिट दे रखे हैं? 10 यूनिट, ठीक है। 5 यूनिट हमारी क्लास 11th में है, ठीक है, और 5 यूनिट हमारी क्लास 12th में है। अच्छा, जो पहली यूनिट का नाम है वो है डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड, ठीक है। पहली यूनिट का नाम क्या है? डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड, ठीक है। जो सेकंड यूनिट है उसका नाम है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन प्लांट्स एंड एनिमल, ठीक है। अच्छा, जो थर्ड यूनिट है उसका नाम है स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, ठीक है। थर्ड यूनिट का नाम क्या है? स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। अच्छा, फोर्थ यूनिट आपकी आती है प्लांट फिजियोलॉजी, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। यहाँ से बहुत क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। अच्छा, फिफ्थ आती है हमारी ह्यूमन फिजियोलॉजी, ठीक है। दोनों ये ऑलमोस्ट इक्वल से भी ज्यादा, मतलब ओवर वेटेज इसका है, उसका भी है, दोनों का ही अच्छा खासा वेटेज है, ठीक है। अच्छा, 5 यूनिट तो यहाँ पे आती हैं, इसको मैं क्लास 11th वाली वीडियो में डिस्कस कर ले रहा हूँ, ठीक है। जो क्लास 12th वाली वीडियो होगी उसमें मैं अगली 5 जो यूनिट है उनके बारे में डिस्कशन कर लूंगा, ठीक है। अच्छा, अब बात करते हैं पहली यूनिट। पहली यूनिट के अंदर आपके जो आते हैं वो आते हैं, पहली यूनिट के अंदर आपके जैसे लिविंग वर्ल्ड 4 चैप्टर आते हैं पहली यूनिट के अंदर, ठीक है। तो पहली यूनिट के अंदर आते हैं आपके 4 चैप्टर, ठीक है। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ठीक है। अच्छा, अब इसमें जो पहला चैप्टर आता है वो आता है लिविंग वर्ल्ड, द लिविंग वर्ल्ड। द लिविंग वर्ल्ड, ठीक है। इसमें हम क्या पढ़ेंगे? इसमें पहले तो बहुत सारा था चैप्टर में, अब जो रिपब्लिश हुई है एनसीईआरटी, देखिए यहाँ पे हम केवल एनसीईआरटी को लेकर चलेंगे क्योंकि पेपर उसी से आता है, ठीक है। जो बात करें बोर्ड का पेपर हुआ और नीट का पेपर हुआ, ठीक है, यहाँ तक कि जेई का भी पेपर है वो भी इसी से आता है, केवल एनसीईआरटी से, चाहे फिजिक्स की हो चाहे केमिस्ट्री की हो। एक आध दो कॉन्सेप्ट होते हैं अलग, बाकी पीवाईक्यू से आ जाता है, बट मोस्ट ऑफ द एनसीईआरटी से आता है, ठीक है। अच्छा, तो हम एनसीईआरटी को ही बेस मान के चलेंगे, ठीक है। पहला चैप्टर आता है लिविंग वर्ल्ड, इसमें पहले बहुत सारा था एनसीईआरटी में, अब उसमें से भी उन्होंने कम कर दिया है, ठीक है। सेकंड चैप्टर आता है आपका बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, ठीक है। मैं आपको ये पहले ही बता दूं कि यहाँ पे मैं चैप्टर को पढ़ा नहीं रहा हूँ, मैं केवल बता रहा हूँ आपको कि ये सिलेबस है, आपको इस तरीके से पूरा साल भर लेकर चलना है, ठीक है। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन सेकंड चैप्टर आता है। थर्ड आता है आपका प्लांट किंगडम, ठीक है। फोर्थ आता है आपका एनिमल किंगडम, ठीक है। इस चैप्टर में आप लिविंग से संबंधित पढ़ोगे कि लिविंग क्या होता है, और अब तो खैर हटा दिया गया है ये टॉपिक भी नहीं एनसीईआरटी से, मतलब खाली कम ही रखा है, क्लासिफिकेशन वगैरह के बारे में पढ़ाया गया है। किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज, वो आपको जब टीचर पढ़ाएगा क्लास में, या फिर मैं भी सारी मतलब पूरी क्लास 11th को कवर कराने की कोशिश करूंगा, एक विद 1 to 1 अच्छे तरीके से एक एक चैप्टर को, ठीक है। आपको बने रहने के लिए आप जुड़े रहें चैनल से, ठीक है। अच्छा, आगे आता है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। इसमें क्या पढ़ेंगे हम? इसमें देखेंगे कि सबसे पहले मतलब किस तरीके से उनको क्लासिफाई किया गया था, ठीक है। किस तरीके से क्लासिफाई किया गया, जैसे नई नई चीजें मिली थी तो साइंटिस्टों ने क्लासिफाई किया, प्लांट पहले प्लांट में, फिर एनिमल में, फिर प्लांट एनिमल, फिर उसके बाद किंगडम बनाए गए थे, मोनेरा किंगडम, प्रोटिस्टा किंगडम, आप पढ़ोगे इसमें, ठीक है। मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, ठीक है। इसमें फिर हम स्पेशली रूप से प्लांट किंगडम के बारे में पढ़ेंगे, जो भी चीजें प्लांटों से संबंधित है वो सारी इसके अंदर आ जाएंगी, ठीक है। इसमें हम स्पेशल रूप से एनिमल के बारे में पढ़ेंगे। देखो, ये दोनों चैप्टर ऐसे हैं, इनके आपको जब तक एग्जाम्पल लर्न नहीं होंगे ना तब तक आपको इन चैप्टरों पे मास्टरी नहीं होगी, और जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं पेपर में वो भी एग्जाम्पल को ही बेस बना के पूछे जाते हैं, ठीक है।
ठीक है। मैं आपको इनके एग्जाम्पल वगैरह सारे अच्छी तरीके से याद करने के तरीके बता दूंगा, ठीक है। देखिए करते तो सब है, करते सब है, ये बात माना, पढ़ते सब है और पास होने के लिए सब पढ़ते हैं, ठीक है। बट चक्कर ये जो बच्चा मतलब एक तरीके से ये है ना कि हाँ ढंग से पढ़ ले, कि एक बार में ढंग से पढ़ लिया तो वो उसको बार बार करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ठीक है। आगे हम बात करते हैं, सेकंड यूनिट आती है आपकी स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन इन प्लांट्स एंड एनिमल, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर जो पहला चैप्टर आता है ना, मतलब यहाँ से फोर्थ हो गए, तो इसमें फिफ्थ चैप्टर आता है हमारा, क्या आता है, मॉर्फोलॉजी ऑफ मतलब प्लांट्स किंगडम, ठीक है। मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, ठीक है। मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, ठीक है, ठीक है। फिर सिक्स्थ आता है एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, ठीक है। सिक्स सेवंथ आता है इसके अंदर हमारा स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन एनिमल्स, ठीक है। अच्छा, अब इसमें क्या है, ये तीन चैप्टर इसके अंदर आते हैं यूनिट सेकंड के अंदर आपकी, ठीक है। अब इसमें क्या है, मॉर्फोलॉजी का मतलब क्या होता है, मॉर्फोलॉजी का मतलब होता है जैसे कि आप क्या, जैसे कि आप दो पर्सनों को देखो और जिसमें से आपको मतलब देखा आपने, एक की हाइट लंबी है एक की हाइट छोटी है, तो आपको सीधा सीधा देखने से ही पड़ रहा है, उसकी मॉर्फोलॉजी से देखने से पता चल रहा है कि हाँ ये गुट्टा है आदमी, ये लंबा आदमी, टॉल है, ये ड्वार्फ है, ठीक है। अच्छा है ना, तो ये मॉर्फोलॉजी का मतलब होता है जो आउटर अपीयरेंस होती है ना, होती है मॉर्फोलॉजी, ठीक है। और एनाटॉमी का मतलब होता है जो इंटीरियर अपीयरेंस होती है ना, उसके जीन क्या है, उसके जीन, जैसे कैपिटल टी स्मॉल टी, अभी बताएंगे आपको, वो आपके 12th क्लास में आता है, ठीक है। एनाटॉमी, इसमें तो हम फ्लावरिंग प्लांट की मॉर्फोलॉजी पढ़ेंगे और इसमें हम फ्लावरिंग प्लांट्स की क्या पढ़ेंगे, एनाटॉमी, ठीक है। अच्छा, अब स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन एनिमल्स का मतलब है, इसमें हम एनिमल्स के बारे में पढ़ेंगे कि टिश्यू क्या होता है, टिश्यू मिलके क्या, सबसे पहले तो आता है सेल क्या होता है, सेल से मिलके बनता है टिश्यू, टिश्यू से मिलके बनता है ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम से फिर आ रहे ऑर्गन सिस्टम ऑर्गेनाइज होकर बॉडी में एक तरीके से फंक्शन करते हैं। अच्छा, तो इसमें इनके बारे में पढ़ेंगे। अच्छा, एक इसमें सिलेबस के अंदर इसी चैप्टर के अंदर आता है, एक आता है कॉकरोच, ठीक है, कॉकरोच आता है, ठीक है। कॉकरोच, अब देखिए 3 है हमारे सिलेबस में, है ना, कॉकरोच है, फ्रॉग है और अर्थवॉर्म है, ठीक है, ठीक है। अब ये बोर्ड वालों पे डिपेंड करता है वो आपको कौन सा देते हैं, ठीक है। जब नया सिलेबस आएगा तो उसमें देखने को मिल जाएगा कि आपको पढ़ना कौन सा है, मतलब दो, या तो तीनों में से कोई 2 पढ़ने होंगे या तीनों में से कोई 1 पढ़ना होगा, ठीक है। जो पढ़ना होगा मैं आपको बता दूंगा आगे, है इसके तीनों और तीनों एनसीईआरटी में है, ठीक है। अब ठीक है, तीनों एनसीईआरटी में है। अच्छा, ये आता है थर्ड यूनिट आती है आपकी स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर जो अब यहाँ से 7 चैप्टर हो गया, यहाँ से 8th चैप्टर आता है हमारा सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, ठीक है। इसके अंदर हम क्या पढ़ेंगे, इसके अंदर हम सेल के बारे में पढ़ेंगे, सेल थ्योरी दी थी शिल्डन एंड स्वान, मतलब साइंटिस्टों ने दी थी, उसके बारे में पढ़ेंगे। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल के अंदर होता क्या, न्यूक्लियस होता है, गोल्गी बॉडी होती है, ये सारे फंक्शन कैसे करते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, हमारी बॉडी के जितने फंक्शन कोऑर्डिनेटेड होते हैं ना, उन सब के बारे में, सेल के बारे में इस चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। 9th चैप्टर आता है बायोमोलिक्यूल, ठीक है, बायोमोलिक्यूल, ठीक है। इसमें हम बायोमोलिक्यूल्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। जब हम चैप्टर पढ़ाएंगे आपको तो हम ब्रीफ से आपको बता देंगे, ठीक है। इसमें अगला 10th चैप्टर आता है हमारा सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन, सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन, ठीक है, सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। अच्छा, इसमें क्या पढ़ेंगे हम, इसमें हम सेल के साइकिल के बारे में पढ़ेंगे कि जैसे सेल डिवाइड कैसे करता है, म्यूसिस क्या होती है, माइटोसिस क्या होती है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज, ये सारे इसके अंदर आते हैं। जब हम चैप्टर पढ़ाएंगे आपको ढंग से बता देंगे, ठीक है। अच्छा, ये तो रहा हमारा इन 3 यूनिट्स के बारे में, ठीक है। अच्छा, किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो, क्योंकि आसानी रहेगी, आपको पूरा साल भर इसी हिसाब से चलना है, ठीक है,
तभी आपका सिलेबस कवर हो पाएगा ढंग से, है ना। अच्छा आगे बात करते हैं हम, आगे 2 यूनिट रह गई, हम अब हाँ इनके बारे में बात करेंगे, ठीक है। हाँ तो अब आता है हमारा प्लांट फिजियोलॉजी। देखिए इस प्लांट फिजियोलॉजी में ना, इस प्लांट फिजियोलॉजी के अंदर देखिए दोनों बड़ी यूनिट है, अच्छी खासा टाइम ले जाते हैं टीचर भी इनको पढ़ाने में, ठीक है। स्कूल में जब पढ़ाते हैं 3-3 महीने चलती हैं, ठीक है। अच्छा प्लांट फिजियोलॉजी की बात करते हैं, इसके अंदर जो पुरानी एनसीईआरटी है उसके अंदर 5 चैप्टर हुआ करते थे, ठीक है। अब जो 2024 से जो एनसीईआरटी रिपब्लिश हुई है उसके अंदर इसमें 3 चैप्टर बचे हैं, ठीक है, ठीक है, 3 चैप्टर बचे हैं, ठीक है। जो अब वहां पे कितना है हमारा 10 चैप्टर तो हो गया था, तो 11वां चैप्टर आता है हमारा फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट, फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स, ठीक है। 12 आता है हमारा रेस्पायरेशन इन प्लांट्स, ठीक है। और 13 आता है हमारा प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ठीक है। अच्छा इसमें क्या पढ़ेंगे हम, देखिए पहले तो इसको यही बात पता चले कि हमको प्लांट फिजियोलॉजी पढ़नी है, ठीक है, प्लांट के बारे में पढ़ना है, ठीक है। तो हम फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स, आप देखिए क्लास 10th में क्लास 9th में पढ़ते हैं, क्लास 8th तक में पढ़ा होगा यहाँ तक कि आपने कि फोटोसिंथेसिस क्या होती है। जो प्लांट्स अपना खाना बनाते हैं, ठीक है, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, फोटोसिंथेसिस। इसमें क्या होता है, प्लांट्स ग्लूकोज बनाते हैं, ठीक है, प्लांट्स ग्लूकोज बनाते हैं और फिर और ऑक्सीजन रिलीज करते हैं, ठीक है, और CO2 लेते हैं, ठीक है, और CO2 लेते हैं और ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। यहाँ पे बता रहा था कि फोटोसिंथेसिस में प्लांट CO2 लेते हैं, CO2 और H2O मिलकर ग्लूकोज का मॉलिक्यूल बनाते हैं और ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। अच्छा यहाँ पे रेस्पायरेशन है प्लांट्स, रेस्पायरेशन के बारे में यहाँ पे तो फोटोसिंथेसिस खाना बना रहे हैं, यहाँ पे रेस्पायरेशन प्लांट्स रेस्पायर कैसे करते हैं, भाई हम भी तो रेस्पायरेशन करते हैं। अब हम जो रेस्पायरेशन करते हैं वो हम पढ़ेंगे ह्यूमन फिजियोलॉजी में, प्लांट्स जो रेस्पायर करते हैं वो पढ़ेंगे हम प्लांट फिजियोलॉजी में। इस तरीके से डिवाइड है, अपने दिमाग अपने माइंड के अंदर पहले से ही एक चार्ट बना के चलो कि हमको इस चीजें इस तरीके से पढ़नी है पूरी साल भर, ठीक है, तभी आपको आसानी होगी, नहीं आखिरी एंड में जाके सब बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, ठीक है। अच्छा इसमें पढ़ेंगे प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, प्लांट्स की जो ग्रोथ है वो किस तरीके से होती है, प्लांट्स की ग्रोथ हमेशा होती रहती है या प्लांट्स की ग्रोथ कम समय के लिए होती है, या प्लांट्स कभी कभी तो मुरझा जाते हैं फिर वो दोबारा से उनपे फूल वगैरह आ जाते हैं, वो सब इसके बारे में पढ़ेंगे। क्या क्या इफेक्ट होते हैं, हार्मोन कौन कौन से होते हैं, ऑक्सिन, जिबरेलिन, साइटोकाइनिन, एब्सिसिक एसिड, इन सब के बारे में हम डिटेल से जानेंगे, ठीक है। अच्छा तो हम अब बात करते हैं, लास्ट टॉपिक हमारा ह्यूमन फिजियोलॉजी, ठीक है। ठीक है अब बात करते हैं ह्यूमन फिजियोलॉजी, ठीक है। ह्यूमन फिजियोलॉजी के अंदर हम बात करते हैं तो अब देखिए इसको पहले इसके इसके 7 चैप्टर थे, ठीक है। जो पहला चैप्टर था डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन वो अब हटा दिया गया है, ठीक है, क्लास 11th से एनसीईआरटी से वो चैप्टर अब डिलीट कर दिया गया है। तो हमारे अब इसमें कितने चैप्टर बचे, हमारे इसमें 6 चैप्टर बचे, ठीक है। जो इसमें जो पहला चैप्टर आता है वो होता है ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ठीक है, ये पहला चैप्टर आता है। उसके बाद आता है हमारा बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन, बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन। उसके बाद आता है हमारा लोकोमोशन एंड मूवमेंट। इसके बाद आता है हमारा
न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। 6 चैप्टर आता है हमारे इसके अंदर, केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन। ठीक है, इसके अंदर पहले 7 चैप्टर थे, अब कितने बचे? 6 चैप्टर। ठीक है, इसमें आता है ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। हम ब्रीथिंग कैसे करते हैं? हम वो कहते हैं ना इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन से, इंस्पायरेशन ये एक्सपायरेशन हो गया। ठीक है, इसमें क्या क्या होता है, क्या क्या मतलब जितने किस चीज से नापते हैं, इनको मेजर कैसे करते हैं। इसमें आता है बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन। इसमें हम हमारे हार्ट के सर्कुलेशन के बारे में पढ़ेंगे, हमारा हार्ट किस प्रकार से सर्कुलेट करता है, किस प्रकार से मतलब ऑक्सीजन वो ब्लड एंटर करता है, ब्लड आउट आउट कैसे होता है। ठीक है, कितने चैम्बर हार्ट होता है हमारा, 4 चैम्बर हार्ट होता है। ठीक है, ये सारी चीजें पढ़ेंगे। एक क्वेश्चन आपको ये हमेशा सताएगा, इसमें बता दे रहा हूँ, हार्ट वाला आपको ये काम है कि आपको ये पता करना है कि जो क्रोकोडाइल होता है उसके अंदर कितने चैम्बर हार्ट होते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन आप आज पता कर लोगे ना तो गारंटी देता हूँ आपको कभी ना कभी नहीं, कम से कम 10-20 बार आपको ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ठीक है, और हमेशा पूछा जाएगा कि क्रोकोडाइल के अंदर कितना चैम्बर हार्ट होता है। क्रोकोडाइल हाउ मेनी चैम्बर हार्ट। ठीक है, इसको सर्च करना, नहीं हो तो बता देना, मैं कमेंट में इसका आंसर लिख दूंगा, अगली वीडियो में बता दूंगा। ठीक है, आगे आता है एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन। हम एक्सक्रीशन कैसे करते हैं। ठीक है, मतलब यूरिनेशन पढ़ेंगे, इसके बारे में हम उनसे संबंधित डिसीज होती हैं, जैसे कि जो भी होता है, जैसे किसी के स्टोन वगैरह हो जाते हैं, है ना, जैसे पथरी वगैरह बोलते हैं, है ना, ये सारी चीजें, यूरेमिया क्या होता है, बहुत सारी चीजें इसके अंदर पढ़ेंगे। ठीक है, किस किस तरीके के ऑर्गेनिज्म क्या क्या एक्सक्रीट करते हैं। ठीक है, कुछ अमोनिया एक्सक्रीट करते हैं, कुछ यूरिया एक्सक्रीट करते हैं, कुछ यूरिकोटैलिक होते हैं। ठीक है, अच्छा, इसके अंदर आता है लोकोमोशन एंड मूवमेंट, अगला चैप्टर। देखिए लोकोमोशन एंड मूवमेंट, ठीक है, इनके बारे में पढ़ेंगे इस चैप्टर के अंदर। ठीक है, अब इस चैप्टर के अंदर हम मसल के बारे में भी पढ़ेंगे, हमारी जो बॉडी की मसल है वगैरह ये किस तरीके से काम करती हैं, क्या क्या होता है। अच्छा, अगला आता है न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। अब न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में आता है हमारा कि जैसे मैंने कहा कि जैसे ये मार्कर है, ठीक है, जैसे ये मार्कर है, अब इसको मैं लिख रहा हूँ, तो मैं लिख रहा हूँ तो इसमें मेरी बॉडी के अंदर सिग्नल जा रहा है माइंड में, फिर वहां से रेस्पॉन्स आ रहा है कि ये लिखो। ठीक है, तो उसमें जितना भी है ना, जैसे आपने ये बहुत महसूस किया होगा कि जैसे कि आपका हाथ हैंड वगैरह किसी भी नुकीली चीज पर रख जाता है तुरंत हटता है वहां से। ठीक है, तो साइनेप्स होते हैं, सिग्नल जाते हैं, तुरंत हटाने के लिए रेस्पॉन्स आता है ना, तो वो सारी चीजें हम इसमें पढ़ेंगे, एसिटाइलकोलिन वगैरह क्या क्या होते हैं। ठीक है, आगे आता है केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन। इसमें हम क्या पढ़ेंगे, इसमें हम अपनी बॉडी के ग्लैंड्स के बारे में पढ़ेंगे। जैसे हमारे यहाँ पे पिट्यूटरी ग्लैंड्स होती है, एड्रेनलिन के यहाँ पे किडनी के ऊपर होती है एड्रेनल ग्लैंड, और उसमें मतलब टेस्टिस, ओवरी, और इसमें क्या क्या पढ़ेंगे हम, पेनक्रियास के पास जो ग्लैंड्स होती हैं, है ना, पेनक्रियास दोनों तरीके से काम करता है, एक्सोक्राइन भी एंडोक्राइन भी, है ना, और हाइपोथैलेमस, थैलेमस। ठीक है, ये सारी ग्लैंड्स के बारे में इसमें काम करेंगे। ठीक है, तो आपको इस तरीके से अपना क्लास 11th का सिलेबस लेकर चलना है। ठीक है, समझ गए। अगर यदि आप इस तरीके से अपना क्लास 11th का सिलेबस लेकर चलोगे तो आप पूरी तरीके से इस पे ढंग से मतलब अपना काबू पा लोगे। ठीक है, नहीं तो बाद में बच्चे डोलते रहते हैं, नोट्स दे दो, उससे काम चलता नहीं है। ठीक है, थैंक यू।